फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के एवोल्यूशन क्लासिफिकेशन में अब तक बैंक, कमर्शियल बैंक, डिफरेंशियल बैंक, वहाँ पर ये आरआरबी, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक्स, तब तक बात खत्म हुई थी। नाउ वी विल सी होलसेल बैंक। एज सच भारत में ये अब तक बना नहीं है, लेकिन अप्रैल 2017 में उर्जित पटेल ने बोला कि सोच रहे हैं। भारत के अंदर होलसेल बैंक की आवश्यकता क्यों है? किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस होता रहे, ये ज़रूरी है। मतलब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, हाईवे, शिपिंग, ये सारी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। भारत के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का पैसा कहाँ से आता है, परसेंटेज वाइज फिगर यहाँ पर दिए हैं, लेकिन इनको एब्सोल्यूट टर्म में बढ़ाने की आवश्यकता है कि पहले 45 करोड़ रुपीस थे तो बढ़ा के मतलब 90 करोड़ हो जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि हाल में जितना पैसा दे रहे हैं उससे ज़्यादा देने गए फिजिकल डेफिसिट की समस्या हो सकती है सामने। एजुकेशन, हेल्थ, उसके लिए उनकी बाकी स्कीमों में कम करना पड़ेगा पैसा। इट इज़ रादर डिफिकल्ट। कमर्शियल वाले पैसा देते हैं, बट कमर्शियल बैंकों में एनपीए की समस्या, तो वो अब बैंक नए लोन देने से कतरा रहे हैं। एंड अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनकी भी अपनी मर्यादाएं हैं। इसलिए साल 2014 में हाउ टू इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस विषय पर आरबीआई ने नचिकेत मोर कमेटी बनाई थी। उसने बोला कि अलग से होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक WLTF होना चाहिए। पिछले साल अप्रैल में रघुराम राजन ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जिक्र किया कि हाँ ऐसा करेंगे। इस साल अप्रैल में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में उर्जित पटेल ने भी बोला कि हाँ ऐसा करना है। होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक, अब बैंक है तो बैंक के क्या फंक्शन होते हैं? डिपॉजिट एंड लैंडिंग एक्टिविटीज। तो डिपॉजिट में पैसा किससे लेगी? सेविंग अकाउंट ऑफर करेगी? नहीं। करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं हाँ, लेकिन आम आदमियों से नहीं। 10 करोड़ से ज़्यादा की रकम आप डालना चाहते हैं, ओनली देन यू कैन अप्रोच। उससे भी ज़्यादा अगर पैसों की होलसेल बैंक को ज़रूरत पड़ी तो वो अपने बॉन्ड इशू करेंगी, दूसरी बैंकों से उधारी में पैसा लाएगी। मतलब डिपॉजिट तो वो लेगी, बट नॉट फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज, सिलेक्टेड बड़े खिलाड़ियों से ही। ये एक काम हुआ। अब ये पैसा डिपॉजिट में लिया तो क्या करेंगे? किसी को उधारी में देंगे। सो लैंडिंग एक्टिविटीज़ किसको उधारी में देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्मॉल मीडियम कॉर्पोरेट बिजनेस वगैरह वगैरह। मान लीजिए होलसेल बैंक किसी एक मेगा फूड पार्क को पैसा देती है, या एक बहुत बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को पैसा देती है। उस हिसाब से फिर वो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएगी, और फिर बाकी कमर्शियल बैंक वाले अपना कोटा पूरा करने के लिए वो सर्टिफिकेट भी खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से कमर्शियल बैंकों को जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल एडजस्ट करने में समस्याएं आती थी, उसके सामने लड़ने में भी ये मदद करेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या है, ये लिंक दिया है उस लेक्चर में, आपको पता चल जाएगा। खैर, अब ये चीज़ें बनेंगी तब बनेंगी, बट एमसीक्यू के लिए हमने कंपेरेटिवली याद कर लेना है कि यूनिवर्सल शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, उसके सामने डिफरेंशियल बैंक में ये पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उसके सामने अब नया आ रहा है होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक। इन सभी के अंदर क्या समानताएं और क्या अंतर हैं? सबसे पहले ये बैंक खोलने के लिए अर्जी डालनी पड़ेगी, तो एंट्री कैपिटल, मिनिमम एंट्री कैपिटल कितना है? कमर्शियल बैंकों में ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम है, ड्राइविंग लाइसेंस की तरह, जब जी चाहे आप जा सकते हो, बट मिनिमम एंट्री कैपिटल इज 500 करोड़ रुपीज़। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 100 करोड़ रुपए चाहिए, एंड होलसेल बैंक में उससे 10 गुना ज़्यादा, मतलब 1000 करोड़ रुपए आपके पास कैपिटल हो, तभी जाके आप अर्जी डाल सकते हो। डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक वाले तो सभी लोगों से सभी प्रकार की 100 रुपए से लेके अरबों रुपए तक की डिपॉजिट ले सकते हैं, इन करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एक्सेट्रा। ये एक बात हुई। नाउ शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले, वो भी सभी लोगों से सभी प्रकार की डिपॉजिट ले सकते हैं, बट पेमेंट बैंक के ऊपर एक शर्त है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा एक कस्टमर का बैलेंस नहीं हो सकता एक साल में। होलसेल बैंकों में हमने देखा ऑर्डिनरी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं खुलेंगे, केवल करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट बड़ी वाली, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा रकम है तो ही आप डिपॉजिट कर सकते हो। एंड लास्टली लैंडिंग ऑपरेशन, कमर्शियल बैंक वालों को साल में जितना लोन में पैसा कमाए 40% हैज़ टू गो टू प्रायोरिटी सेक्टर। स्मॉल फाइनेंस बैंक वालों को बोला कि 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। पेमेंट बैंक वालों को बोला कि आप एक भी पैसा लोन में नहीं दे सकते, एंड होलसेल वालों को बोला कि ओनली लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स यू कैन फाइनेंस। केमिस्ट्री के अंदर जब भी नया एलिमेंट कोई डिस्कवर कर लेता है तो फिर प्रश्न आता है कि भाई पीरियोडिक टेबल में उसको हम कहाँ पर प्लॉट करें, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस हिसाब से एस पी डी एफ वगैरह चलता है। तो अब अपने पास एक नई श्रेणी, एक नया एंटिटी आ गई, होलसेल बैंक। तो प्रश्न होगा अपने क्लासिफिकेशन में इसको कहाँ पर प्लॉट करें? बैंक तो है क्योंकि डिपॉजिट एंड लैंडिंग एक्टिविटी करेगा,
लेकिन इसको यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सभी लोगों से पैसा नहीं ले सकता, सभी लोगों को पैसा लोन में नहीं दे सकता। सो इट इज़ वन टाइप ऑफ डिफरेंशियल बैंक। डिफरेंशियल बैंक ये सभी तो साल 2014 में रघुराम राजन ने नचिकेत मोर कमेटी बनाई थी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, और उसने ये सारी बैंकों को बनाने की सिफारिश की थी। उसमें से स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, वो बातों को लागू करके 2015 में बना दिया गया। उसके अलावा नचिकेत मोर ने बोला था कि होलसेल बैंक होनी चाहिए, तो उसकी अब बात चल रही है। ये भी बोला था कि कस्टोडियन बैंक भी होनी चाहिए। अब ये कस्टोडियन बैंक क्या है समझते हैं। अभी तक आरबीआई ने इसकी कोई गाइडलाइन या व्हाइट पेपर इशू नहीं किया, बट बेसिकली विदेश में ऐसी बैंक चलती है। उससे अगर हम उदाहरण ले तो पाएंगे आपकी सभी फाइनेंशियल एसेट्स की ये लोग कस्टडी रखते हैं। मतलब आप अपने शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड, मेटल, कमोडिटीज, फॉरेन करेंसी वगैरह इन लोगों को दे सकते हैं, और फिर वो उसका वहीवट करेगी। मतलब कि आपके म्यूचुअल फंड हो कि इसमें इतना यील्ड इस बार आया है, या आपने जिस शेयर में निवेश किया था उस कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें ये प्रकार के निर्णय ले गए, एंड सो फॉर्थ। उसी प्रकार क्लाइंट बोलेगा, इस हिसाब से कस्टोडियन बैंक वाले डील से एग्जीक्यूट करेंगे। मान लीजिए आपने बोल दिया हो कि ये मेरा 100 किलो सोना आप रखो, और उसमें जब दाम इतना 10% बढ़ जाए तो बेच देना, या इसमें से इसमें निवेश कर देना, एंड सो फॉर्थ। ऐसा सारा काम ये लोग करेंगे। सो दैट इज कस्टोडियन बैंक। तो मित्रों, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स वहाँ आरबीआई, कमर्शियल बैंक, डिफरेंशियल बैंक तक सारी बातें हमने खत्म करी। नाउ वी विल फोकस ऑन द कोऑपरेटिव बैंक्स। अगेन हमने तो केवल प्रीलिम एमसीक्यू तैयार करने हैं, तो कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा कि कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में क्या अंतर होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, हाँ कमर्शियल बैंकों को लेना पड़ता है। शुरुआत में कोऑपरेटिव बैंक्स वेर केप्ट आउट ऑफ दिस बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम। उनको राज्य सरकार के अंदर स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव से ही रजिस्ट्रेशन करा के वो काम कर सकते थे, बट वहाँ बहुत सारी धांधली होती है, इसलिए फ्रॉम 1966 उनको भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस लेना पड़ता है। मतलब आरबीआई का दोनों के ऊपर देखरेख रहता है, कमर्शियल बैंक पे भी, कोऑपरेटिव बैंक पे भी। अच्छा, आरबीआई की देखरेख है तो क्या सीआरआर, एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है? हाँ, दोनों को मेंटेन करना पड़ता है। क्या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विंडो के अंतर्गत जाके उधारी में ये लोग आरबीआई से पैसा ले सकते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाले ले सकते हैं, कोऑपरेटिव वाले नहीं ले सकते। उसी प्रकार ये कमर्शियल बैंक वाले साल में पूरा लोन में जो पैसा घुमाते हैं उसका 40% हैव टू बी गिवन टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। ऐसा नियम उनको लागू पड़ता है। कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स लागू नहीं पड़ते, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अब गांव में है तो वो गरीबों की मदद करे, किसानों की मदद करे, शहर में है तो छोटे व्यापारियों की मदद कर रही है। देयरफॉर कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स लागू नहीं होते हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर कोई भी आदमी अर्जी डाल के उधारी में पैसा ले सकता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में केवल उसके सदस्य ही उधारी में पैसा ले सकते हैं। वोटिंग पावर कमर्शियल बैंक में बैक एंड में जिसकी शेयर होल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उसका उतना वोटिंग पावर ज़्यादा रहेगा। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर हर एक सभ्य का एक समान, एक व्यक्ति एक वोटिंग पावर रहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हाउ मच कैपिटल ही हैज़ प्रोवाइडेड। कमर्शियल बैंक वाले नाम से ही सिद्ध है, प्रॉफिट मोटिव, कमर्शियल मोटिव से काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक वाले नो प्रॉफिट नो लॉस, इस हिसाब से काम करते हैं। कमर्शियल बैंक पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ तक कि विदेशों में भी उसकी शाखाएं आपको मिल जाएंगी। जबकि कोऑपरेटिव बैंक गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु, यहाँ पर आपको कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा सफल मात्रा में पाई जाएंगी। कोऑपरेटिव बैंकों का आरबीआई के हिसाब से क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है, शहरी इलाकों में है कि ग्रामीण इलाकों में है। शहरी इलाकों में अर्बन कोऑपरेटिव्स कुल मिला के 1500 के करीब हैं। इनका इंटरनल डिवीजन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव्स एंड नॉन शेड्यूल। शेड्यूल मतलब आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में नाम होगा, मिनिमम कैपिटल 5 लाख होगा, एंड सो फॉर्थ। एंड आगे चल के ये शेड्यूल और नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का भी आगे सब डिवीजन होता है कि एक राज्य में काम करते हैं, सिंगल स्टेट में है या मल्टी स्टेट में है। अर्बन कोऑपरेटिव कुल मिला के ऐसे 1500 हैं, और उसके विपरीत होंगे रूरल कोऑपरेटिव्स, 93,000 से ज़्यादा हैं। इनका इंटरनल क्लासिफिकेशन की शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हो या लॉन्ग टर्म के लिए देते हो। लॉन्ग टर्म लोन देने वालों का फिर आपस में क्लासिफिकेशन, उसके फुल फॉर्म क्या है, SCARD वगैरह के नीचे लिखा है। और एक चीज़ होती है लैंड डेवलपमेंट बैंक, तो वो भी ग्रामीण इलाकों में लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट के लिए पैसा देते हैं। सो वी विल पुट इट अंडर द टॉप कैटेगरी, लॉन्ग टर्म वाले। और शॉर्ट टर्म के अंदर होता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सोसाइटी। ये हायरार्की रूरल कोऑपरेटिव बैंक की इस तरह से दिखती है। प्रमुख होता है राज्य का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके नीचे होता है
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक DCCB, और उसके नीचे ग्रामीण इलाकों में होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS। ये सोसाइटी वाले गांव में सभी लोगों को अपना सदस्य बनाएंगे और उनकी बचत का पैसा वो मंडली में सोसाइटी में जमा होगा। बस वही पैसे से वो जरूरतमंद किसान को जो कि उस सोसाइटी का सदस्य है उसे उधारी में पैसा दिया जाएगा। मान लीजिए ऐसा करते करते भी कुछ पैसा अगर बच गया तो ऐसा सरप्लस फंड वो लोग ऊपर डिस्ट्रिक्ट वाली सेंट्रल बैंक को दे देंगे। तो वो डिस्ट्रिक्ट वाले फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं कहीं पैसा भेजने के प्रयत्न करेंगे। वहाँ से भी अगर कोई सरप्लस पैसा बच गया तो फिर वो ऊपर जाएगा स्टेट कोऑपरेटिव में। एंड स्टेट कोऑपरेटिव इट विल डू द बैलेंसिंग एक्ट, अर्थात मान लीजिए गांधीनगर जिले से सरप्लस फंड होते होते गुजरात कोऑपरेटिव तक पहुंचा और सामने अहमदाबाद के अंदर खेती ज़्यादा हो रही है और उनके ज़िले में ज़्यादा लोन की आवश्यकता है, सेविंग से मोबिलाइज नहीं हो रहा है, देन ये गांधीनगर वाला एक्सेस पैसा स्टेट कोऑपरेटिव वाले अहमदाबाद में डाल देंगे। और ऐसा करने के बाद भी अगर पैसा बच गया तो वो जो सरप्लस फंड है वो कहाँ पर निवेश होगा, राज्य सरकार को उधारी करनी होगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड इशू करेंगे। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के हिसाब से ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वाले वहाँ पर भी पैसा डालेंगे, उससे ज़्यादा भी अगर बैलेंस रहा पैसा तो भी उसमें डालेंगे। सो दैट विल बी द बैलेंसिंग एक्ट। पर स्वाभाविक है कि गांव के लोगों के पास इतना सेविंग में पैसा होता नहीं कि लाखों करोड़ों उसका NDTL कुछ बन जाता होगा, राइट। इसलिए ज़्यादातर ये सभी लोग ऊपर ऐसे कटोरा लेके नाबार्ड के पास लगे रहते हैं। सो नाबार्ड ऊपर से पैसा भेजता है, वो पैसा राज्य और राज्य वाले फिर देंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव को, और वहाँ से नीचे सोसाइटी को कितना पैसा मिलेगा इट डिपेंड्स कि वो सोसाइटी वालों ने डिस्ट्रिक्ट पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बनाने के लिए कितना शेयर कैपिटल दिया था। जितना दिया था उसका 10 गुना ज़्यादा उतना उसका कोटा हो जाएगा, उस हिसाब से उस गांव को पैसा मिलेगा। वैसे ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में धांधली बहुत चलती है, इसलिए 500,000 की नोटबंदी हुई उसके 6 दिनों के भीतर ही RBI ने बोल दिया कि भाई ये गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला वहाँ के डिस्ट्रिक्ट बैंकों के अंदर पुराने 500 और 1000 के नोट आप जमा नहीं करा सकते, बिकॉज विदाउट KYC दे विल एक्सेप्ट थिंग्स, एंड ये वो गड़बड़ियाँ करते रहते थे। अब मैंने यहाँ पर एक MCQ बनाया है, आसान है, घर पे देख लेना। 2003 प्रीलिम में UPSC ने प्रश्न पूछा, वो भी आसान है, घर पे देख लेना। समस्याएं, रूरल कोऑपरेटिव के अंदर जितना पैसा लोन में घूम रहा है उसका 25% NPA हो गया। इवन पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर करीब 12% NPA, यहाँ तो 25% NPA हो गया। इन एब्सोल्यूट फिगर 15 बिलियन रुपीज उतना सारा पैसा गड़बड़ी में चल रहा है। उसके क्या कारण है? हमने देखा कि कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एक व्यक्ति एक वोट, और केवल अपने सदस्यों को ही वो लोग पैसा लोन में देंगे। अब गांव के अंदर सदस्य बनाएंगे सभी को, तो स्वाभाविक है जो कास्ट मेजोरिटी में है उन्हीं के लोगों का दबदबा होगा और सारा पैसा उन्हीं को जाएगा। एज सच कोऑपरेटिव बैंकों को भी सरफायसी एक्ट के अंतर्गत नॉन एग्रीकल्चर प्रकार के लोन में वो जब्ती के पूरी सत्ताएं होती हैं, लेकिन क्योंकि ये कास्टिज्म प्रेवेलेंट होता है, बैकएंड में जो भी MP MLA हैं, मिनिस्टर हैं, उनका भी सहयोग रहता है, तो कभी ये लोग रिकवरी में तेजी से काम करते नहीं। परिणाम स्वरूप जैसे अब पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देखिए, वहाँ BJP का दबदबा है, 185 करोड़ का NPA चल रहा है। विसनगर बैंक, वहाँ कांग्रेस का दबदबा है, 450 करोड़ का दबदबा लॉस में चल रहा है। वाई? बिकॉज वो सारे पैसे उन्हीं के मिले भगतों को दिया होगा और वापस रिकवरी में ले नहीं रहे हैं। हम ये भी पाते हैं कि बड़े किसान कोऑपरेटिव बैंकों से सस्ते में पैसा ले लेते हैं और वही पैसा वापस ब्याज में छोटे किसानों को घुमाते हैं। डिपॉजिट्स आर वेरी लो बिकॉज शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र, इन सब में ज्यादा ब्याज मिलता है। तो ये बच्चू यादव जैसे तत्व लोन तो कोऑपरेटिव से लेंगे लेकिन खुद की बचत का पैसा वो कहीं और जमा कराते हैं। सो डिपॉजिट ग्रोथ इज वेरी लो एंड देयरफॉर दे हैव टू रिलाई ऑलवेज ऑन द नाबार्ड फंडिंग। इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? एक तो कानूनन ये कोऑपरेटिव बैंक के पूरे स्ट्रक्चर में कुछ सुधार किया जाए, और दूसरा कि गांव के अंदर जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उसको बंद करा के उसकी जगह लैंप बनाया जाए, दैट इज लार्ज साइज मल्टीपर्पज सोसाइटी। केवल किसानों को ऋण देना नहीं, बट किसानों की बचत, स्टील फर्टिलाइजर सप्लाई करेंगे, उसकी उपज है उसका प्रोसेसिंग करा के मेगा फूड पार्क में या किसी किसान केचप को देने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा मल्टीपर्पज कुछ काम होता रहे, इस प्रकार की लैंप सोसाइटी बनाए, ऐसा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अंदर प्रयत्न किया गया। बट बिकॉज ऑफ द वेस्टेड पॉलिटिकल एलिमेंट्स एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल वो कोई प्रयत्न सफल नहीं रहा। खैर, नए बजट के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं? हमने रूरल कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर देखा, ऊपर होता है स्टेट, नीचे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल
कोऑपरेटिव और उसके नीचे प्राइमरी सोसाइटी। नए बजट में बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक और उसके नीचे प्राइमरी सोसाइटी, उन दोनों के बीच कंप्यूटर सिस्टम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS वो फिट करेंगे। और ये करने के लिए नाबार्ड को 1900 करोड़ रुपए दिए और 3 साल का समय सीमा, उतने में कि आप ये सिस्टम फिट करवा दो। अब इससे लाभ क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी, लीकेज को कम कर सकते हैं। आप समझिए, हर एक किसान या हर एक छोटे व्यापारी के आप जनधन अकाउंट और उसका बैकएंड में आधार सीडिंग कर दो। ऊपर से फिर ये कृषि लोन में जो पैसा जा रहा है या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो लोन में पैसा जा रहा है या किसी वो ये हस्तशिल्प और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा जा रहा है, उन सभी के अंदर किसके खाते में कितना पैसा गया आप ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो केवल कोई एक कास्ट डोमिनेंट हो गई या सबको मिला है, वी कैन डू। तो एक ये काम हो जाएगा, लीकेज को आप बंद कर सकते हो। और दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग के सामने भी आप लड़ सकते हो। समझते हैं मित्रों, 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के 15 लाख करोड़ रुपए मूल्य के स्पेशल बैंक नोट्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था और सबको बोला कि आप वापस बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, RBI में ये नोट जमा कर देना और नए नोट आपको दिए जाएंगे। पता चला कि जो पुराने नोट थे उसके 97% नोट वापस सिस्टम में आ गए। तो ब्लैक मनी तो हार्डली 54,000 करोड़ रुपए ही डिस्ट्रॉय हुआ। तो प्रश्न होता है कि इतना सारा अगर ब्लैक मनी 500,000 में छुपा था तो वो वापस नहीं आना चाहिए, राइट? सो हाउ डिड इट कम बैक? बहुत सारे तरीके थे। उसका एक तरीका, ये जो छुटभइये नेता थे उन्होंने अपने 2 नंबर का सारा 500,000 का पैसा रूरल कोऑपरेटिव्स के अंदर बैक डेटेड फिक्स डिपॉजिट FD के स्वरूप में था, ऐसा करके रसीदें बना के वो ले लिया। ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि एक रूरल कोऑपरेटिव के अंदर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन SBI के अंदर जब ऑनलाइन ऐसा नहीं होता, मैनुअल एंट्री रखते हैं, राइट? तो वो तो आप रजिस्टर बदल भी सकते हो कि बैक डेटेड फिक्स डिपॉजिट का पैसा, ऐसा करके पुराने नोट ले लिए। सो देयरफॉर नाउ मोदी सरकार रियलाइज एंड दे आर प्लानिंग टू इंस्टॉल दिस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर, जिसके लिए नाबार्ड को पैसा दिया। अब ये CBS सॉफ्टवेयर कहाँ फिट करना है? कोऑपरेटिव एंड RRB के बीच नहीं, कोऑपरेटिव एंड पब्लिक सेक्टर बैंक के बीच नहीं, रूरल कोऑपरेटिव और अर्बन कोऑपरेटिव के बीच नहीं, विलेज लेवल की कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उन दोनों के बीच में ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर फिट करना है ताकि ऐसी धांधली भविष्य में रोक सके। चलिए, गांव के अंदर कोऑपरेटिव में तो नाबार्ड वालों को पैसा दिया कि वो कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर फिट करें। देन अर्बन कोऑपरेटिव के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कराने की टेक्नोलॉजी और पैसा कौन देता है? तो RBI की एक संस्था है IDRBT, वो लोग ये काम करते हैं। खैर, रूरल कोऑपरेटिव तो खड्डे में गए, हमने देख लिया। अर्बन कोऑपरेटिव में भी आप ग्राफ में पाएंगे कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, NPA बढ़ रहा है, समस्याएं ज्यादा हैं। तो प्रश्न होता है कि भाई गांव की तो कोऑपरेटिव बराबर है, वो तो अनपढ़ जाहिल गवार लोग होते हैं तो खड्डे में ही जाएगा, लेकिन शहरों में तो सब पढ़े लिखे और होशियार होते हैं, तो फिर वहां ये सब कुछ खड्डे में कैसे चला गया? उसका कारण ये केतन पारेख जैसे शेयर ब्रोकर, दलाल, बिल्डर, यार दोस्त, रिश्तेदार, जिनका की अर्बन कोऑपरेटिव के अंदर दबदबा होता है, बिकॉज वहां पर भी 1 पर्सन 1 वोट, उस हिसाब से ये लोग हावी हो जाते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव को भी सरफाई एक्ट के अंतर्गत पावर दिए गए हैं कि लोन का पैसा वापस नहीं हो रहा है, वो जब्ती कर सकते हैं, बट अगेन दे आर ऑल्सो नॉट डूइंग इट। एक माधुपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक था अहमदाबाद में। ये केतन पारेख ने उसके ट्रस्टियों को हथेली में चांद दिखा दिया कि आप अपने डिपॉजिटर का सारा पैसा मुझे दो, मैं शेयर बाजार में उसको निवेश करके बहुत थोड़े समय में आपको ढेर सारा उस पर रिटर्न दिलवा दूंगा। बेसिकली केतन पारेख वांटेड ऑल दैट मनी टू यूज इट टू मैनिपुलेट द शेयर मार्केट प्राइसेस, ताकि वो दाम सबके ऊपर ले जा सके शेयर के और फिर बेच के अचानक से मुनाफा कमा ले। पर वो पकड़ा गया। कुल मिला के 1700 करोड़ से ज्यादा रुपए डिपॉजिटर होल्डर के थे माधुपुरा बैंक में, वो सारे चट हो गए। RBI ने आगे चल के ये माधुपुरा कोऑपरेटिव का 2012 में लाइसेंस भी रद्द कर दिया, लेकिन अभी तक डिपॉजिटर होल्डर को पैसा वापस नहीं मिल रहा। व्हाई? बिकॉज दिस वाज वन टाइप ऑफ मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब उनके ऊपर RBI का तो कंट्रोल होता है, साथ साथ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर एक सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव होता है, वो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के ऊपर उसका भी दखल बनता है, पर वो सारी फाइलें क्लियर नहीं कर रहे हैं, उसके कारण डिपॉजिटर होल्डर के पैसे अभी तक अटके हुए हैं। इसी के कारण एक जमाने में ये अमूल और ऐसे कोऑपरेटिव गुजरात में जो पूरा एक माहौल था, पर बैंकिंग सेक्टर में पहले 36 से ज्यादा कोऑपरेटिव थे, घटते घटते अब 18 ही बचे हैं शहरी इलाकों में। और वहां पर भी ये धांधली उसी के कारण मैंने आपको बताया कि पुराने नोट वहां पर नहीं बदल सकते, ऐसा RBI ने बोला। आपको याद होगा कि ब्लैक मनी वापस जमा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बनाई गई। आप अपना ब्लैक मनी डिक्लेयर करो, उसका 50% टैक्स और पेनल्टी के रूप में कट जाएगा, बाकी 50% बचा
उसका 25 उसका आधा मतलब 25% ऑफ द एंटायर ब्लैक मनी वो 4 साल के लिए बैंकों में विदाउट इंटरेस्ट रख दिया जाएगा। पर वो उस प्रकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैसा भी कोऑपरेटिव में नहीं रख सकते, ऐसा सरकार ने नोटिफाई कर दिया। क्या ब्लैक मनी की ये क्या योजना थी, क्या मुद्दे थे, अपना सेकंड पिलर वहाँ ब्लैक मनी के लेक्चर में आराम से पढ़ेंगे। तो मित्रों, इस तरह से फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में आरबीआई ओरिजिन स्ट्रक्चर फंक्शन देख लिया। कमर्शियल में पब्लिक सेक्टर बैंक तो उसका एवोल्यूशन, नेशनलाइजेशन एंड नाउ कंसोलिडेशन, मर्जर, एक्विजिशन वो देखा। प्राइवेट सेक्टर बैंक में 3 राउंड हुए लाइसेंस के और ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम है वो समझ लिया। डिफरेंशियल बैंकों के अंदर उसकी व्याख्या करी कि लैंडिंग ऑपरेशन एंड जियोग्राफिकल एक्सपांशन इट इज रिस्ट्रिक्टेड, वहां पर ये इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, होलसेल बैंक तक हमने पढ़ लिया। कोऑपरेटिव के अंदर समस्याएं हैं और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फिट करना है गांव में, ये बजट में प्रावधान हुआ वो भी देख लिया। तो इस प्रकार से अपना ये पूरा बैंकिंग सेक्टर का एवोल्यूशन क्लासिफिकेशन समझ लिया। नाउ वी विल फोकस टुवर्ड दिस ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसके लिए अगर लोन की आवश्यकता है, आज़ादी के बाद वाले कमर्शियल बैंक ऐसा देने के लिए असमर्थ हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर यह था कि भाई रिटेल लोन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, लघु उद्योगों को आप लोन दो। तो किसी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फाइनेंस करना है तो उनके पास पैसे रहते थे नहीं। ऐसे उद्योगपति फिर जा सकते हैं कैपिटल मार्केट में जाके अपना शेयर बॉन्ड कुछ इश्यू करे और वहाँ से पैसा मोबिलाइज करे। बट अंटिल 90s भारत के अंदर शेयर बाजार में बहुत माल प्रैक्टिसेस होती थी। छोटे निवेशक अभी तक वहाँ पर आए नहीं थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल पेनिट्रेशन वॉज वेरी लेस। एफडीआई और एफआईआई वालों को भी वहाँ पर निवेश करने की अनुमति थी नहीं, इसलिए वहाँ से पैसा मोबिलाइज करना मुश्किल था, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट से भी। इसलिए फिर सरकार को और वहाँ के पॉलिसी मेकर्स को लगा कि इन दोनों के बीच की कोई संस्था होनी चाहिए, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसी कोई संस्था जो कि बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 20 साल 50 साल के लिए फाइनेंस कर सके, ऐसा प्रोजेक्ट लोन दे। और केवल लोन ही ना दे, साथ साथ दूसरी और सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल एक्जिम बैंक, अगर मैं कोई स्कूटर बना रहा हूँ और उसके स्पेयर पार्ट मुझे कुछ बाहर से इंपोर्ट करने हैं और उसके लिए डॉलर की आवश्यकता है, तो वो फॉरेन करेंसी मोबिलाइज करने में भी वो मेरी मदद करेगा। मान लीजिए मुझे एडिशनल शेयर कैपिटल बाजार से उठाना है, तो वो शेयर इशू करने की पूरी प्रक्रिया, वहाँ अंडर राइटिंग की सुविधा भी मुझे देगा। मान लीजिए मुझे कोई छोटी बैंक से थोड़ा वर्किंग कैपिटल और उठाना है, तो मेरे लिए वो बैंक गारंटी भी फर्निश करेगा, मैनेजरियल एडवाइस देगा एंड सो फॉर्थ। तो मतलब केवल लोन देगा, उसके अलावा भी ऐसी सपोर्ट सर्विस ये प्रोवाइड करें। लेकिन सामान्य लोगों से वो सीधा डिपॉजिट में पैसा नहीं लेंगे। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एक्जिम बैंक में आप नहीं खोल सकते। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे होते हैं, जैसे अपना वर्ल्ड बैंक है, दूसरे भी बहुत सारे हैं। खैर, आज़ादी के बाद ऐसी संस्थाओं को बनाने की भारत सरकार को आवश्यकता लगी, तो 1948 के अंदर बनाया गया इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद 51 में लगा कि भाई ये केंद्र का एक यूनिट काफ़ी नहीं है, इसलिए राज्यों में भी बनाते हैं, तो SFIA, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। उसके बाद 55 में एक बनाया गया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। लेकिन ये तीनों संस्थाओं को, किसी उद्योगपति को शेयर बाजार में नए शेयर इशू करना है तो वो अंडर राइटिंग प्रोसेस करने में ये लोगों को मदद करने की मनाही थी। किसी ने अपना IPO इशू किया, उसमें ये लोग सीधा भी निवेश करने, ऐसे भी उनको मनाही थी। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट वॉज प्रोहिबिटेड फॉर देम। इसलिए फिर सरकार को लगा तो फिर एक अलग से इसकी संस्था बनाते हैं। सो भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक और दूसरे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मिलके 1955 में बनाया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप ICICI के नाम से जानते हो। ये हुआ 55। उसके बाद 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI एक्ट बनाया गया, जो भी ऐसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस का काम करेगा। और वो जो पहले वाली IFCI संस्था थी, उसको धीरे रह के इसका सब्सिडियरी बने, तो IDBI ऊपर, ये नीचे। धीरे धीरे रेगुलेटरी इंडस्ट्रियल फाइनेंस रेगुलेशन के फंक्शन भी इसको दे दिए गए। पर आगे चलते ये SIDBI एक्जिम वगैरह बनता है, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर भी फंक्शनल डाइवर्जन डिफ्यूजन कर दिया गया। आगे चल के 60 में राज्य सरकारों ने खुद के स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाए। इसके अलावा LIC कॉर्पोरेशन, UTI म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC, ये लोग भी लोगों से प्रीमियम में पैसा लेते थे और कहीं बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करते थे। सो सीधे तो वो हम उनको नहीं बोल सकते कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे, बट इनडायरेक्टली दे वर ऑल्सो हेल्पिंग। इस प्रकार से पूरा खेल चल रहा था फ्रॉम 50s to 90s।
अब खेल चल रहा था तो प्रश्न होता है कि डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पैसा लाते किधर से थे। एक तो काम ये हो सकता था कि सरकार खुद उनको पैसा दे, पर सरकार पैसा कहाँ से लाएगी, उधारी में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके इनको दे, या फिर कि ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन IDFI वगैरह को उनको खुद से ही अनुमति दी जाए कि आप अपने बॉन्ड इशू करो और वहाँ जनता से पैसा मोबिलाइज करो। पर उस जमाने में लोग इतना सारा निवेश करते नहीं थे, और वैसे भी ये DFI में NPA की समस्या थी, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो उनके शेयर बॉन्ड खरीदेगा। इसलिए फिर RBI के ऊपर सरकार ने दबाव डाला कि SLR कोटा में जो बैंकों को बोला गया कि आप कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा निवेश कर सकते हो, तो उनको ये भी अनुमति दो को वो DFI में भी, उनके शेयर बॉन्ड में भी पैसा निवेश कर सके। तो ऐसा किया गया। लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट फिगर में ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा था, तो धीरे धीरे RBI पे दबाव बनाया जाता है कि आप SLR कोटा ही बढ़ा दो ताकि ज़्यादातर जनता का डिपॉजिट का पैसा सीधे ही ऐसे DFI को मिल जाए और उसकी मदद से वो उद्योगपतियों को लोन दे दे। ऐसा सब काम चल रहा था, लेकिन वहाँ पर भी मुनाफा खास होता नहीं, क्योंकि ये DFI वाले नीचे लघु उद्योगों को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को पैसा दे दे, वापस रिकवरी में आता नहीं, NPA और लॉस की समस्या थी। उद्योगपति मिनिस्टरों को पैसा खिला के इंडस्ट्रियल लाइसेंस ले लेते और वो लाइसेंस दिखा के IDBI और ऐसे सभी DFI से वो लोन में ढेर सारा पैसा लेके आते, बट वापस करते नहीं थे। फिर पॉपुलिज्म, पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए बहुत सारे फाइनेंशियली अनवायबल प्रोजेक्ट भी अनुमति दे दी जाती थी कि कश्मीर के अंदर नौजवानों को रोजगार मिले तो बर्फ बनाने की फैक्ट्री लगा दो, बिहार के अंदर कोयले की खदान इधर हो लेकिन उससे हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में स्टील की फैक्ट्री आप इधर लगाओ। क्यों? क्योंकि वो किसी नेता की कंस्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ रोजगार खड़ा है। सो वो लाने ले जाने का ही खर्चा इतना होगा कि प्रोजेक्ट विल बी अनवायबल। लेकिन ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स में भी सरकार बजट में अनाउंस करती थी और फिर DFI के मार्फत पैसा मोबिलाइज करते थे, NPA हो जाता था। इन सब से इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था, तो नरसिम्हन ने धीरे धीरे इनको बंद कराया। कैसे देखते हैं? इन द ईयर 1991 बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए नरसिम्हन कमेटी बनी। सबसे पहली बार वो बनी तो उसने बोला कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर जो पूरा डील डाल रवैया चल रहा है, तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए नए बैंकों को अनुमति देनी चाहिए, राइट। तो 90s के अंदर लाइसेंसिंग का पहला राउंड हुआ, हमने पढ़ा था, वो ICICI, HDFC वगैरह कुल मिला के 10 को लाइसेंस मिला था। वो जो लाइसेंस की अर्जियां हो रही थी, वहां पर ICICI एंड IDBI ये दो संस्थाओं ने भी अर्जी डाली थी। नंबर लग गया तो उन्होंने अपने तरीके से कमर्शियल बैंक अलग से शुरू कराए, मतलब पेरेंट बॉडी इधर, कमर्शियल डॉटर बैंक्स इधर। तो ये दोनों का काम हो गया। उसके बाद 1998 में नरसिम्हन कमेटी वापस बनी, सेकंड नरसिम्हन। तब उसने बोला कि ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज में 3 वर्टिकल जो बन रहे हैं, बैंक, नॉन बैंक एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये गलत है। DFI अलग से है तो ये रेगुलेटरी ओवरसाइट, रेगुलेशन में समस्या कर सकता है, और वैसे भी यहाँ पर NPA की समस्या, इनको बंद ही करवा दो आप। केवल 2 प्रकार के यूनिट होने चाहिए, बैंक है या नॉन बैंक है। तो इनको ये आदेश की दिया गया, तो ICICI वो अपनी बैंक में मर्ज हो गया, IDBI वो अपनी बैंक में मर्ज हो गया, बचा IFCI। तो IFCI ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसा अलग से RBI में रजिस्ट्रेशन करा दिया, और आज की तारीख में है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी -ND, नॉन डिपॉजिट टेकिंग -SI। सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट क्योंकि उसकी टोटल एसेट 500 करोड़ से ज़्यादा है, और बाकी 2 जो हैं IDBI, ICICI, दे कैन टेक डिपॉजिट, वो तो कमर्शियल बैंक बन गए, राइट। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनका खेल खत्म हो गया। अब केवल क्लासिफिकेशन बैंक एंड नॉन बैंक ही बचा। लेकिन अब आगे चल के नचिकेत मोर ने रेकमेंड किया, रघुराम राजन ने बोला करेंगे, उर्जित पटेल ने बोला करेंगे, कि भले DFI तो बंद हो गया, बट ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इसके लिए कोई अलग से बड़ा बैंक होना चाहिए ताकि कमर्शियल बैंकों के ऊपर वो बोझ ज़्यादा ना रहे, वहाँ की NPA की समस्या से यहाँ पर शिफ्ट हो सके। सो फॉर दैट दे हैव रेकमेंडेड द होलसेल बैंक, जो हमने आगे पढ़ लिया। और वो क्या होगा? DFI नहीं, इट विल बी वन टाइप ऑफ डिफरेंशियल बैंक। अब हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नरसिम्हन ने जो DFI बंद करवा दिए तो वो उसको पता नहीं था, या फिर कि वो इट इज़ सम टाइप ऑफ रॉन्ग एडवाइस, वो बेवकूफ़ था। नो, उसके ज़माने में ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड NPA की समस्या या ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, वो इतना विकृत स्वरूप उसने नहीं लिया था जैसा आज की तारीख में है। देयरफॉर ही डिड नॉट कंसिडर कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए कोई अलग से संस्थाएं होनी चाहिए। देयरफॉर ही सेट की बंद करवा दो। खैर, अब वापस ये करेंगे। आज की तारीख में DFI तो नहीं है, बट उसके बदले हैं ये I5, दैट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। 4 हैं क्रोनोलॉजिकली। सबसे पहले बना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, EXIM, जनवरी 1982 में।
नाम से ही सीधे क्या करता होगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को मदद करता है, उसके लिए लोन की व्यवस्था, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ये फेयर्स, वर्कशॉप, सेमिनार ये सब ऑर्गेनाइज करना वगैरह वगैरह। इसका मालिक कौन है? 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है। सेकंड आईएफआई का नाम है नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जुलाई 82 में बनी थी। मालिक कौन है इसका? 99% ओनरशिप भारत सरकार के पास और थोड़ी बची 0.7% विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काम क्या करता है? भारत के अंदर 20 या उससे अधिक ब्रांच वाली कोई फॉरेन बैंक और सभी भारतीय शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये लोग अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल का पैसा उनको देना पड़ता है नाबार्ड के RIDF दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। वो क्या था, लेक्चर लिंक आपको मिल जाएगी, और वहाँ से वो इनडायरेक्टली पैसा किसानों को, आर्टिजन को लोन में घुमाते हैं। इसके अलावा नाबार्ड वाले कोऑपरेटिव बैंक और RRB के ऊपर रेगुलेटरी फंक्शन, सुपरविजन का भी काम करते हैं। तो अपने चार्ट में आप देखें, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट राइट साइड पर फोकस करिए, NBFI वहाँ पर I5 दूसरे नंबर पर था नाबार्ड। तो नाबार्ड रेगुलेशन करता है कोऑपरेटिव बैंक का और डिफरेंशियल बैंक के नीचे रीजनल रूरल बैंक का। एज सच कोऑपरेटिव बैंक एंड RRB उसके ऊपर अल्टीमेट अथॉरिटी रेगुलेशन करने का हक है RBI का अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। लेकिन उर्जित पटेल को और भी अगत्य के काम होते हैं टूची, कोऑपरेटिव और RRB का सुपरविजन करने के अलावा। देयरफॉर दोज रेगुलेटरी फंक्शंस आर डेलीगेटेड टू नाबार्ड। एनीवेज I5 पढ़ रहे थे, एग्जिम नाबार्ड देख लिया। नाउ इन क्रोनोलॉजिकल, थर्ड इज NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, जुलाई 88 में बना। नेशनल हाउसिंग बैंक का मालिक कौन है? 100% RBI इसका मालिक है। हाउसिंग फाइनेंस का काम देखती है, उसके लिए वो बैंकों की मदद करती है और हाउसिंग लोन देने वाले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनको भी DLF वगैरह, उनको भी ये पैसा देती है। अब मकान खरीदने गए तो उसमें कितनी महंगाई है वो मेजर करने के लिए रेसिडेक्स नाम का एक इंडेक्स भी 2007 से ये लोग बना रहे हैं। बजट 2017 में नेशनल हाउसिंग बैंक को करीब 20,000 करोड़ दिए गए ताकि सस्ते ब्याज पे नीचे जनता को वो पैसा मिल सके। एंड लास्ट I5 इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI 1990 में स्थापना हुई। इसका मालिक कौन है? भारत सरकार या RBI? ऐसा नहीं, SBI, LIC, अलग अलग छोटे छोटे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के ये 100% ओनरशिप में ये बना है। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी ने मिला के ये बनाया है। काम क्या करता है? भारत के अंदर 20 से कम ब्रांच वाली फॉरेन बैंक अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट खत्म ना कर पाए तो शॉर्टफॉल का पैसा उन्होंने SIDBI के SEDF दैट इज स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड में देना पड़ता है और उससे वो पैसा नीचे लघु उद्योगों की मदद, रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्री, ये सब के लिए वो लगाते हैं। इसके अलावा एक पांचवा बादशाह और भी था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन साल 2012 में चिदम्बरम ने उसको बंद करवा दिया गया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन, ऐसी छिटपुट संस्थाएं हैं, लेकिन RBI के ऑफिशियल एनुअल रिपोर्ट के अंदर I5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम पे केवल 4 ही वो लोग दिखाते हैं, दैट इज एक्जिम, नाबार्ड, NHB एंड SIDBI। तो हम केवल ये 4 को ही बोल सकते, बाकी नहीं। 2007 में यहाँ से प्रश्न पूछा था, आसान है। 2004 में भी पूछा, वो भी आसान है, तो घर पे वो देख लेना। अब पुरानी किताबों में आपको ऐसा मिलेगा, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसा बोल के ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, एक्सपोर्ट बैंक, हाउसिंग बैंक वगैरह क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे दिखाते हैं, बट वो सारी चीज़ गलत है। वाई? बिकॉज नरसिम्हन सेकंड बना, उसने बोला ये सब नाटकबाजी बंद करो, ओनली वी नीड टू हैव 2 थिंग्स। क्या? एक तरफ बैंक होना चाहिए, दूसरी तरफ नॉन बैंक। तो नॉन बैंक के अंदर ही हम बोलेंगे I5 है। ओके फ्रेंड्स, सो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में ये बैंक तो RBI ओरिजिन स्ट्रक्चर फंक्शन देख लिया, कमर्शियल बैंक, डिफरेंशियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड I5, यहाँ तक बातें खत्म कर ली। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी प्राइमरी डीलर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFC, फिर मुद्रा बैंक एंड इस्लामिक बैंक। ये 4 मुद्दे बचते हैं, अगले वीडियो में ये सारा एक साथ खत्म कर देंगे।